सो टुडे हम जो चीज करने वाले हैं दैट इज फंक्शनल फोरमैन। अब क्या होता है फंक्शनल फोरमैन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो ये फंक्शनल फोरमैन जनरली होते कहाँ हैं? ये होते हैं, एक फैक्ट्री होता है, तो एक फैक्ट्री का जो हेड होता है, जनरली एक फैक्ट्री का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं लोअर लेवल मैनेजर। ठीक है सर, उसको आप लोअर लेवल मैनेजर कहोगे तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल कहाँ रहते हैं? टॉप लेवल और मिडिल लेवल जहाँ रहते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस। ये यहाँ से काम संभालते हैं। और जो लोअर लेवल मैनेजर ये पूरे फैक्ट्री को संभालता है, जहाँ इतने सारे क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो जो वर्कर के लिए, वर्कर को जो संभालने वाला होता है वो लोअर लेवल मैनेजर होता है, और जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। क्यों हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर? बिकॉज ये सभी वर्कर को संभालता है। अब एक फंक्शनल फोरमैन कैसा होना चाहिए, टेलर ने यहाँ सजेस्ट किया कि एक अच्छा फंक्शनल फोरमैन कैसा होता है। एक अच्छा फंक्शनल फोरमैन वो होता है जिसमें 6 क्वालिटीज टेलर ने बताई है। 6 क्वालिटीज क्या है कि वो एजुकेटेड होना चाहिए। देखो मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और पढ़ा लिखे के साथ साथ इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो सर इसका मतलब फर्क क्या है पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट में? सिर्फ डिग्री होना जरूरी नहीं है, आप उस नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हो वो भी बहुत जरूरी है। तो इंटेलिजेंट होना चाहिए। थर्ड थर्ड उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। अब स्पेशल नॉलेज का मतलब क्या कि वो किसी भी फील्ड में उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, और स्पेशल नॉलेज के साथ साथ अच्छा जजमेंट करना आता हो, सिचुएशन को देख के अच्छा डिसीजन लेने आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड गुड जजमेंट। पांचवा वो हॉनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब सच्चा होना चाहिए। एंड लास्ट वो एनर्जेटिक होना चाहिए, बिकॉज उसको देख के वर्कर्स जो होंगे वो एनर्जेटिक रहेंगे। और हॉनेस्ट क्यों? क्योंकि अगर वो सच्चा रहेगा तो फॉर वर्कर्स भी होंगे, वो भी सच्चे रहेंगे। तो ये 6 क्वालिटी फंक्शनल फोरमैन में सजेस्ट की है। क्या है वो 6 क्वालिटी? एक तो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब क्या कि सिचुएशन को देख के अपना दिमाग लगाए। स्पेशल नॉलेज, जजमेंट, ऑनेस्ट एंड एनर्जेटिक। ये 6 क्वालिटी टेलर ने बताई है कि एक फंक्शनल फोरमैन में होनी चाहिए। राइट तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वो 6 क्वालिटीज क्या है? एजुकेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी एजुकेटेड, he should be intelligent, he should have a special knowledge, he should able to judge the situation very well, he should be honest, and the last is he should be energetic. ये 6 क्वालिटी जब टेलर सजेस्ट करता है, राइट तो टेलर यहाँ आके कुछ और भी बोलता है। टेलर बोलता है कि ये 6 क्वालिटी, टेलर ये कहता है कि किसी भी एक पर्सन में, किसी भी वन पर्सन में ये 6 क्वालिटी नहीं हो सकती। Now he's saying it is not possible to find all this quality in one person. तो सर इसका फिर सोल्यूशन क्या है? फिर टेलर नहीं दिया। टेलर बोला कि इसके लिए सजेशन ये है कि आपके लिए मैं 8 डिफरेंट पर्सनल की बात कर रहा हूं। कितने? 8 डिफरेंट पर्सनल्स। अच्छा अब ये 8 डिफरेंट पर्सनल्स कौन से मैं वो समझाता हूं। तो टेलर ने कहा कि जो 8 डिफरेंट पर्सनल्स है उसमें कौन से मैं बताता हूं। 4 उसने प्रोडक्शन इंचार्ज में डाल दिया। जो जब काम चल रहा होगा, जब प्रोडक्शन कर रहा होगा तब इन लोगों का काम होगा। और 4 उसने प्लानिंग इंचार्ज में डाल दिया। किधर डाल दिया? प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज मतलब प्रोडक्शन से करने पहले जो प्लानिंग करनी होती है उसके अंदर 4 लोग चाहिए। राइट सो 4 अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज, 4 प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, और 4 जो है वो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर उसने बताया। अच्छा पहला कौन है प्रोडक्शन इंचार्ज का? प्लानिंग इंचार्ज का, सॉरी इसका मेमोरी टेक्निक दिया मैंने, और ये हमेशा याद रखना, दैट इज डर्ट। डी मतलब डिसिप्लिनरी। अब ये डिसिप्लिनरी का क्या काम है? डिसिप्लिनरी का ये काम है कि इसको इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई भी अगर एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आ रहा हो, कोई अगर अपना टाइम पे कंप्लीशन नहीं कर रहा है काम, कोई लंच ब्रेक ज्यादा ले रहा है, तो इसका काम है चेक करना कि इंश्योर करना कि ये डिसिप्लिन में रहे। अगर नहीं रहेगा तो ये सीरियसली एक्शंस लेते हैं। अब आई का मतलब है इंस्ट्रक्शन इंचार्ज। अच्छा ये इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करता है? अब देखो इंस्ट्रक्शन क्लर्क का मतलब क्या है कि देखो एक बार मेरे डिसिप्लिन के बाद इंस्ट्रक्शन कम क्या करता है कि जब प्रोडक्शन शुरू होता है, मेरी बात सुनो, ये इंस्ट्रक्शन हेड होता है, एक इंस्ट्रक्शन हेड होता है। ये क्या करता है? ये सभी वर्कर्स को प्रोडक्शन शुरू होने से पहले उनको एक जगह बुलाता है
और इनको सुबह सुबह इंस्ट्रक्शन देता है कि आज हमारा प्रोडक्शन क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्वालिटी बनाना है, कितना बनाना है, क्या बैचेस में बनाना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए बिफोर द प्रोडक्शन चार्ज, ये इंस्ट्रक्शन क्लर्क करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क समझने के बाद अब जो नेक्स्ट है आर का मतलब है रूट क्लर्क। अच्छा, ये रूट क्लर्क का क्या काम है, देखो मैं बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मशीनें होती है। मैं बताता हूँ कि देखो एक प्रोसेस करने के लिए 4 मशीन चाहिए होती है। जैसे मशीन वन से जाता है मशीन 2 पे, फिर मशीन 3 पे, और फिर मशीन 4। अब मशीन 2 के अराउंड 6 मशीन है, सेम सिमिलर मशीन 6 है। जैसे ए, मशीन 2 की बी, सी, डी, ई, एफ। मशीन 3 की 4 मशीन है, एक्स, वाई, जेड, एल, राइट। और इसकी 2 मशीन है। कौन सी 2 मशीन? ओपी। अब इतनी सारी मशीन है, मशीन क्यों एक्स्ट्रा रखते हैं? ताकि बैकअप रहे, कभी मशीन खराब हो जाए तो दूसरी मशीन। तो ये रूट क्लर्क डिसाइड करेगा। ये देखो आज के दिन ये मशीन ए पे जाएगा, मशीन ए से वाई पे जाएगा, और वाई से ओ पे जाएगा, और ये हमारा फिनिश गुड बन जाएगा। आज का रूट ये रहेगा। हो सकता है कल ये ए काम ना करे, मेंटेनेंस पे देना हो, तो नेक्स्ट डे क्या मशीन होगा कि मशीन बी पे जाएगा, फिर जेड पे जाएगा, फिर ओ पे जाएगा, और फिनिश गुड बनता। राइट। सो रूट क्लर्क विल डिसाइड what should be the route of production। रूट, किस रूट से प्रोडक्शन होगा, ये रूट क्लर्क डिसाइड करेगा। चलो ठीक है, बढ़िया। आई होप सो समझ गए होंगे रूट क्लर्क क्या होता है। अब रूट क्लर्क के बाद जो लास्ट है वो है टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क। अच्छा, ये टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क का क्या काम है? टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क का ये काम है कि उसको चेक करना कि देखो प्रोडक्शन देखो बैच वाइज होता है। जैसे इंडिया में लेट्स से एक दिन प्रोडक्शन करने 10,000, तो 10,000 एक साथ प्रोडक्शन नहीं होता है, बैच जाता है। पहले बैच में 1,000 जाएंगे, ऐसे करके बैच 1 से लेके 2 से लेके ऐसे 10 करके बैच होता है। अब 10 में 1,000 प्रोडक्शन होते हैं। हर एक बैच कितने टाइम पे गया? जैसे 9:05 को ये गया तो ये एंट्री करेगा, 9:05 को ये बैच गया, और इसको पूरा प्रोडक्शन बनने में 11 बज गए, तो कितना टाइम लगा? 1 hour 55 minutes। तो ये रिकॉर्ड करेगा। और कितना खर्चा हुआ ये यहाँ रिकॉर्ड करेगा। जैसे इसको बनाने में 1 लाख का खर्चा हुआ, तो जो कितना भी कॉस्ट और जितना भी खर्चा हुआ है हर एक बैच का, ये मेंटेन कौन करता है? टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क। तो ये 4 है जो प्लानिंग इंचार्ज है। ये प्रोडक्शन होने से पहले इनका काम शुरू हो जाता है। मतलब ये प्रोडक्शन के बाद या प्रोडक्शन के पहले काम करेंगे। प्रोडक्शन के टाइम जो आते हैं वो क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज फिर से रिपीट करता हूं, जिसका मेमोरी टेक्निक है डर्ट। डी मतलब डिसिप्लिनरी, जिसका काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना। आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन करेगा बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। रूट क्लर्क मतलब आज क्या रूट से प्रोडक्शन होगा उसके बारे में बात करेगा। एंड टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क जो एक लॉग मेंटेन करेगा कि कितना टाइम लगा एक एक बैच को कंप्लीट करने में और कितना खर्चा होगा। अब जो प्रोडक्शन इंचार्ज के जो 4 जन है, इसका मेमोरी टेक्निक है गर्ल्स। सच है तो 4, शब्द तो 5। तो ऑब्वियसली है कि जो ये एल वर्ड है ये साइलेंट है, राइट। एल साइलेंट है, वैसे भी एल साइलेंट ही होता है। जी का मतलब होता है गैंग बॉस। अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें इतनी सारी मशीन थी, याद है? ये मशीन 1 मशीन 2 से जा रहा है, फिर मशीन 3 से, और फिर मशीन 4 से, और ये फिनिश गुड बन रहा है। याद है? इतनी सारी मशीन बताई थी, इसके ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्स, वाई, जेड, एल, फिर ओ, पी। अब इतनी सारी मशीन है, तो गैंग बॉस का चेक करना है कि सभी मशीन प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं। एक को इंडिविजुअली जाके जो चेक करता है वो कौन है? गैंग बॉस। तो इंश्योर कि सभी मशीन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं, किसका काम है? गैंग बॉस। अच्छा, अब सेकंड कौन है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि हर एक लेवल के बाद चेक करना कि जिस क्वालिटी पे प्रोडक्शन बनना है वो बन रहा है कि नहीं। जब बैच जाता है तो बैच के एक लेवल के बाद ही जाके चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो बन रही है कि नहीं, वो ये चेक करता है। अगर नहीं बन रही है तो फिर से बैच शुरू होता है, फिर से प्रोडक्शन शुरू होता है। तो इंस्पेक्शन का काम है टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मेंटेन रहे। थर्ड, आर मतलब है रिपेयर बॉस। अच्छा, मतलब क्या कि लेट्स से अगर गैंग बॉस को पता चला कि ये मशीन सी काम नहीं कर रही, गैंग बॉस को पता चला कि मशीन जेड काम नहीं कर रहा और ये मशीन पी काम नहीं कर रहा, तो ये किसको इन्फॉर्म करेगा? रिपेयर बॉस को। अच्छा, और रिपेयर बॉस क्या करेगा?
रिपेयर बॉस इसको रिपेयर करेगा और ठीक करेगा, इसका काम है रिपेयर करना, राइट। सो रिपेयर बॉस के बाद अब जो फोर्थ है दैट इज एस है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम है? स्पीड बॉस का काम है चेक करना कि क्या प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। इसका इंश्योर करना होता है कि प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई चीज टाइम पे नहीं कंप्लीट हो रहा हो तो ये सारे वो एक्शंस लेगा। अच्छा, इसको पता कैसे चल रहा है कि प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं? इसको वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये कितना प्रोडक्शन है, क्या टाइम पे खत्म हो रहा है, दैट इज टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क। ये इसको इन्फॉर्म करेगा कि ये टाइम पे ये बैच इतना टाइम लगा, बैच 2 इतना टाइम लगा। लेट्स से बैच 1 जो है इसने 45 मिनट्स लिए और वही बैच 2 ने 1 घंटा लिया, तो ये जाके चेक करेगा कि क्या रीजन है कि 15 मिनट ज्यादा लिया और इस क्या मेजर ले सकते हैं ताकि ये फिर से रिपीट ना हो। ये स्पीड बॉस का काम। तो ये पूरा होता हुआ एक फंक्शनल फोरमैन की क्या क्या अच्छी क्वालिटीज। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ये है फंक्शनल फोरमैन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा फंक्शनल फोरमैन। देखो फंक्शनल फोरमैन कौन होता है? एक लो लेवल मैनेजर होता है और एक हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होता है, ठीक है। जनरली जो ऑफिस लेवल पे काम करता है ना उसे हम बोलते हैं। अब फंक्शनल फोरमैन की 6 अच्छी क्वालिटीज बताई गई है। एजुकेटेड होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, जजमेंट अच्छा कर सकता हो, एंड सच्चा होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए। अब टेलर बोलता है कि सर ये 6 क्वालिटी किसी एक बंदे में ढूंढना मुश्किल है, नहीं मिल सकता, इसलिए उसने 8 डिफरेंट पर्सनल सजेस्ट किए। 4 प्लानिंग इंचार्ज में सॉरी एंड 4 प्रोडक्शन इंचार्ज। जो 4 प्लानिंग इंचार्ज का है इसका मेमोरी टेक्निक है डर्ट। डी का मतलब होता है डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का क्या काम है? डिसिप्लिनरी का काम है इंश्योर करना डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में। अब सेकंड क्या है? इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क का क्या काम है कि इंश्योर करेगा कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ये सब वर्कर्स को देगा। रूट क्लर्क किस रूट से प्रोडक्शन होगा, टाइम कॉस्ट लॉग मेंटेन करेगा। गैंग बॉस चेक करेगा सब मशीन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे, अगर नहीं है तो किसको इन्फॉर्म करेगा? रिपेयर बॉस को, रिपेयर बॉस को रिपेयर करेगा। इंस्पेक्शन क्वालिटी चेक करेगा। स्पीड बॉस मतलब टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब हो रहा है कि नहीं, ये करेगा। ये होता है तुम्हारा फंक्शनल फॉर्मेट, जो कि हमारी सेकेंड टेक्निक्स थी। अब जो नेक्स्ट थर्ड जा रहे हैं वो है मेथड स्टडी। कौन सी स्टडी? मेथड स्टडी। छोड़ो, थोड़ा रंग बिरंगा बनाते हैं तो क्या अच्छा लगता है। अब देखो मेथड स्टडी को मैंने 3 भाग में बांटा है। मेथड स्टडी के 3 भाग में मैंने बांटा है। फर्स्ट के मेथड स्टडी होता क्या है? डिफाइन मेथड स्टडी। सेकेंड इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इसका स्कोप, ये कहां तक जाता है मेथड स्टडी। बस इस तीनों की चीज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करें। नाउ लेट्स टॉक व्हाट डू यू मीन बाय मेथड स्टडी। मेथड स्टडी है क्या? मेथड स्टडी मींस, देखो देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू एक जॉब कंप्लीट होता है, राइट। बहुत सारे तरीके जिसके थ्रू आप एक काम करते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है, राइट। आपको बेस्ट वे से करना है, ये हमने कहीं पढ़ा है सर, ये बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ पढ़ा था? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में। तो आपको क्या ढूंढना है? आपको क्या ढूंढना है? बेस्ट वे। अच्छा, ये बेस्ट वे कैसे मिलेगा आपको? चलो बताओ, ये बेस्ट वे कैसे मिलेगा? साइंटिफिक मैनर, राइट। साइंटिफिक मैनर क्या होता है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में ढूंढो। तो साइंटिफिक मैनर से, एक मिनट हाँ गाइस, तो ये बेस्ट वे कैसे मिलेगा? साइंटिफिक मैनर। और साइंटिफिक मैनर से आप ये मेथड ढूंढोगे, इसे कहते हैं मेथड्स। अच्छा, इसकी स्कोप क्या है सर? कहां से मेथड शुरू करेंगे? देखो बहुत बहुत उमदा गया ये। टेलर बोलता है कि जहां से आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हो, मतलब जहां से रॉ मटेरियल बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हो रहा है, उससे लेके जितने भी प्रोसेस है, टिल कहां तक ये प्रोसेस जाएगा? टिल द गुड्स इज डिलीवर्ड टू कस्टमर।
वहां तक का स्कोप है, मतलब उसके बीच में जितने भी मेथड आ रहे होंगे सभी मेथड पे आपको स्टडी करनी है, बस तरीका ढूंढना है और साइंटिफिक मैनर से ये कंप्लीट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एक गुड जहां तक डिलीवर हो रहा है कस्टमर को वहां तक इसका स्कोप है। अब बात करते हैं कि सर इसका स्कोप तो समझ गए सर, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाई वी डू मेथड स्टडी? मेथड स्टडी इसलिए देते हैं ताकि मिनिमम कॉस्ट में अपने को मैक्सिमम क्वालिटी मिले। क्या बोले? मैक्सिमम क्वालिटी। और मैक्सिमम क्वालिटी मिलेगी तो इससे क्या होगा, अपना कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, राइट? तो ये सब कर क्यों रहे हैं सर? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कुछ नहीं। ये सब कर रहे हैं सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये है अल्टीमेटली मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी क्या है कि ये डिफाइन करता है कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप काम करते हो, आपको वो बेस्ट वे ढूंढना है, और वो बेस्ट वे कैसे ढूंढोगे? साइंटिफिक मैनर से। इसका स्कोप क्या है? जहां से आप ये रॉ मटेरियल लाते हो टिल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू इट्स कस्टमर, वहां तक मेथड स्टडी करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट। पूर्वी बस 15-20 मिनट रुक जाओ। चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टडी हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली सर हम नेक्स्ट स्टडी क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्टडी जो है वो है अपना फटीग स्टडी। और फटीग स्टडी क्या है हम वो बात करते हैं। अब फटीग स्टडी क्या बोलता है? देखो, पीपल या स्लैश एम्प्लॉयज गेट्स टायर्ड, सर थक जाते हैं फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो लोग थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं एंड मेंटली, दोनों तरीके से आप थक जाते हो। जब क्या रीजन की वजह से, क्यों आप इतना जल्दी थक जाते हो? तो फेयर बोलता है कि देखो, लोग थकने का रीजन है 3। पीपल गेट टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स। सर अब मैं बहुत देर तक काम कर रहा हूँ, मैं बहुत देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस की बात है कि मैं थक जाता हूँ, फिजिकली भी थक जाता हूँ, मेंटली भी थक जाता हूँ, राइट? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इतनी देर से काम करना पड़ रहा है। सेकेंड, बैड वर्किंग कंडीशन। देखो ये भी एक रीजन है कि अगर आपका माहौल अच्छा नहीं है, आप अगर एकदम गर्मी, मेरी बात सुनो, 2 जन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, यहाँ इतनी गर्मी है, मतलब समर सीजन की बात कर रहा हूँ, जब 45 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर है, धूप है, दोपहर का टाइम है। अब यहाँ ये अपनी ऑफिस डेस्क में काम कर रहा है, और ऑफिस डेस्क में सिर्फ पंखे के अंदर काम कर रहा है वो, राइट? और ये पर्सन बी जो मस्त स्प्लिट एसी के अंदर काम कर रहा है। ऑब्वियस की बात है कि किसका काम और एफिशिएंसी ज्यादा होगी? दैट इज पर्सन बी। क्यों? बिकॉज उसको एक सूटेबल वर्किंग कंडीशन मिला है, द पर्सन ए सूटेबल वर्किंग कंडीशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इरिटेट बन जाएगा, और इरिटेट होने की वजह से क्या है कि वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो फेयल बोलता है कि बुरे वर्किंग कंडीशन भी अगर अच्छा नहीं हो तो थक जाते हैं लोग जल्दी। एंड थर्ड, अनसूटेबल वर्क। अब ये अनसूटेबल वर्क मतलब क्या? कि आपको ऐसा काम देना जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको मजा नहीं आता। एक बच्चे को अगर मैं बोलूं 2 चीज, या तो खेल बच्चा, या तो पढ़ाई कर, वो जल्दी थकान किस में होगा? ऑब्वियसली सर पढ़ाई में। सर क्यों पढ़ाई में? क्योंकि सर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, उसके लिए सूटेबल नहीं है काम, तो वो जल्दी थक जाएगा, और खेलने में तो सर खेलता ही रहेगा। वैसे वर्कर को भी होता है, वर्कर को अगर आप उसके रिलेटेड काम नहीं दोगे, दूसरा फालतू का काम दोगे, तो ही विल नॉट फील गुड, ही विल नॉट लाइक दिस इज नॉट सूटेबल वर्क फॉर मी, एंड ही विल गेट टायर्ड इजी। तो इन सभी सिचुएशन पे जब वो टायर्ड हो जाता है, तो फ्योल बोलता है कि दे शुड बी अ रेस्ट इंटरवल, आपको एक रेस्ट देना चाहिए। अच्छा, रेस्ट देने से क्या होगा? रेस्ट देने से सबसे पहली चीज, वो
अपना स्टेमिना रीगेन करेगा, राइट? सो व्हेन यू गिव अ रेस्ट इन बिटवीन, सो ही विल रीगेन हिज स्टेमिना। स्टेमिना के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी। क्या बढ़ने वाला है? प्रोडक्टिविटी, राइट? सो व्हाट ही सेज, द पीपल गेट्स टायर्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली बिकॉज ऑफ थ्री पर्पस। वो तीन क्या है रीजन? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत देर तक काम कर रहा हूं सर, बैड वर्किंग कंडीशन एंड अनसुटेबल वर्क, अनसुटेबल वर्क की वजह से। अब इस वक्त पे रेस्ट इंटरवल दो, आपको रेस्ट देना बहुत जरूरी है, राइट? तो रेस्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देखो इसको मैं ज्यादा अलग, क्योंकि रेस्ट देने से क्या होगा? स्टेमिना बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी। अब फेयोल ने कहा कि देखो रेस्ट देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम इस स्टडी में करेंगे क्या? हम इस फटीग स्टडी में क्या करने वाले हैं? फटीग स्टडी में हमें यह ढूंढना है कि जो हम ये रेस्ट देने वाले हैं, कितना अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, और कितनी फ्रीक्वेंसी में ये रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या हर एक के लिए डिफरेंट होगा? हाँ, राइट। तो फेयोल क्या बोलता है कि कितने अमाउंट का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको रेस्ट इंटरवल देना है, ये आप फटीग स्टडी में करने वाले। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं, दो जन है, एक जन है जो एक वर्कर है और जिसको इसको बहुत हैवी, बहुत मेहनत वाला काम करना पड़ता है, मजदूरी काम ज्यादा है, और दूसरा है जो एक अकाउंटेंट है, वो कंप्यूटर पे काम करता है। क्या दोनों की थकान सेम हो गई? नहीं। कहना इसे इसको रेस्ट इंटरवल ज्यादा देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो भारी सामान उठाएगा तो दूसरी बार उठाने से पहले उसको रेस्ट होनी चाहिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। पर क्या इसको अमाउंट ज्यादा देर तक रेस्ट देना चाहिए? 1 घंटा, आधा घंटा? नहीं, इसको रेस्ट सिर्फ 10 मिनट के लिए दो। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा देंगे तो वो आलस आ जाएगा, उसको फिर से काम करना है। वहीं इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, बिकॉज ये मेंटली टायर्ड है, फिजिकली नहीं। इसकी फिजिकली नहीं है, ये मेंटली टायर्ड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो, पर इसका अमाउंट ज्यादा कर दो। देखो ऐसा ही होता है। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में रेस्ट इंटरवल सिर्फ 30 मिनट्स का होता है, और वो एक ही दिन में एक बार होता है। वहीं एक मजदूर लोगों को बार बार हर 1 घंटे में रेस्ट इंटरवल देते, ताकि वो अपनी स्टेमिना और एफिशिएंसी रीगेन करें। तो ये है पूरा का पूरा फटीग स्टडी। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो फटीग स्टडी क्या बोलता था? फटीग स्टडी ये बोलते हैं कि जो लोग हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। अच्छा, फिजिकली मेंटली क्यों टायर्ड हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। कि यार बहुत देर तक काम कर रहा हूँ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सेकंड बैड वर्किंग कंडीशंस, राइट, एंड अनसुटेबल वर्क। आप कोई सुटेबल काम नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से होता है। तो अब यहाँ फेयोल क्या बोलते हैं कि एक रेस्ट दे दो। रेस्ट देने से क्या होगा कि आप अपना स्टेमिना रिगेन करोगे, आप अपनी एफिशिएंसी गेन करोगे, एंड प्रोडक्टिविटी। अब फेयोल कहता है कि फटीग स्टडी फोकसेस ऑन टू थिंग, कि रेस्ट कितने अमाउंट का होना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, ये आपकी स्टडी का काम है। इसी के साथ हमने 3 और टेक्निक्स कंप्लीट कर लिए, दैट इज फंक्शनल फोरमैन, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी।